हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मांड के बारे में, तो हमारे दो चैप्टर हो चुके थे, जिसमें हमारा प्रमुख फर्स्ट चैप्टर जो था वो प्रमुख आकाशीय पिंड और दूसरा जो था वो सौरमंडल के ग्रह। आज हमारा इसमें इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम ग्रहण का वैज्ञानिक विवेचन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ग्रहण का वैज्ञानिक विवेचन। तो फर्स्ट है हमारा, ग्रहण क्या है। यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है। इसको प्रछाया कहा जाता है। यानी ग्रहण क्या है, तो इस संबंध में बताया गया है, यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, यानी कोई प्रकाश बिंदु है जहां से प्रकाश निकलता है, अगर उस प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है, और इस छाया को जो है वो प्रछाया कहा जाता है। प्रछाया के अंतर्गत किसी भी स्थान से देखने पर प्रकाश स्रोत ढका हुआ दिखाई देता पड़ता है। प्रछाया के अंतर्गत हम लोग जब किसी स्थान को देखते हैं, वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो वो जो स्थान जो है जहां से प्रकाश आता है वो ढका हुआ दिखाई देता है। परंतु यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु न होकर विस्तृत होता है तो उसके मार्ग में आने वाली वस्तु की छाया के तीन अलग अलग क्षेत्र होते हैं। परंतु यदि प्रकाश का स्रोत जो होता है वो बिंदु न होकर विस्तृत आकार में होता है तो उसके मार्ग में आने वाली वस्तु की छाया जो है वो तीन अलग अलग क्षेत्र में होती है। प्रथम, एक नोक पर झुकी हुई घनी शंक्वाकार छाया जो प्रछाया होती है। प्रथम जो बनती है वो एक नोक पर झुकी हुई घनी शंक्वाकार की छाया होती है। दूसरा जो है, प्रछाया में प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, और वो प्रकाश जो छाया बनती है उसमें प्रकाश जो है बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। प्रछाया के दोनों ओर एक नोक पर झुकी हुई कम घनी छाया होती है, और प्रछाया जो बनती है उसके बाद जो दूसरी प्रछाया बनती है उसके नोक की जो होती है दोनों ओर झुकी हुई एक अलग प्रछाया बनती है, जहां हमें हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है, उसे उपछाया कहा जाता है। और उस दूसरी छाया को जो है वो उपछाया कहा जाता है। इस क्षेत्र में आंशिक छाया होती है, अर्थात यह आंशिक रूप से प्रकाश यहाँ आंशिक रूप से प्रकाश विद्यमान होता है। नेक्स्ट हमारा है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य, इसके पहले फ्रेंड इसी पॉइंट को जिसको हम लोग अभी देख रहे थे देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी लाइट या किसी माध्यम से जब हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, जब हमारे पीछे से प्रकाश पड़ता है तो हमारी जो छाया बनती है, तो वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि वो जो छाया बनती है उस छाया को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें तीन तरह की छाया दिखाई देती है। एक जो सबसे ज्यादा काली होती है उसको हम लोग प्रछाया बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरी एक और दिखाई देती है जहां हल्का हल्का प्रकाश आता रहता है, तो उसको उपछाया बोला जाता है। नेक्स्ट एक और छाया दिखाई देती है, वो तीसरी छाया होती है जहां प्रकाश काफी मात्रा में होता है लेकिन हल्का बारीक सा महसूस होता है कि एक छाया हमारी और बन रही है। तो इस तरह जो है प्रछाया तीन रूप से बनती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रहण के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। जब जो है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्रमा को जो है वह सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता पृथ्वी के कारण, बल्कि ऐसा होता है कि क्योंकि सूर्य का विस्तृत क्षेत्र से प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी पर वो चंद्रमा पर अंधेरा होता है, और यानी पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पे पड़ती है।
और इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चंद्र ग्रहण हमेशा जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। पूर्णिमा के दिन होता है, परंतु हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है। और प्रत्येक पूर्णिमा को क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में जो है वो 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। अतः चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में कभी कभी ही होता है। नेक्स्ट हमारा है, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और जब चंद्रमा जो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है, एवं सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में झुकाव के कारण सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को होता है जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, परंतु जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढक पाता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की अवधि में जब सूर्य एक चमकती हुई अंगीठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण की अवधि में सूर्य जो है एक चमकती हुई अंगीठी के रूप में दिखाई पड़ने लगता है तो इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को मिलाकर, यानी एक वर्ष में जो है 7 ग्रहण हो सकते हैं, वो भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों मिलाकर, तथा सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम 2 बार व अधिकतम 5 बार हो सकती है। और इन 7 ग्रहणों में सूर्य ग्रहण की अवस्था जो है वो कम से कम प्रत्येक वर्ष 2 बार होगी और अधिकतम 5 बार हो सकती है। और प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता। दूसरा हमारा है चंद्रयान 1 मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रयान 1 मिशन जो है चंद्रमा पृथ्वी का नजदीकी उपग्रह है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा सकते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का नजदीकी उपग्रह है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा सकते हैं और इससे संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, चंद्रमा के लिए भारतीय वैज्ञानिक मिशन के तहत 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की बैठक में इस पर विचार शुरू किया गया। उसके अनुक्रम में 2000 में भारत की एरोनॉटिकल सोसाइटी में विचार विमर्श किया गया। इस फोरम के विद्वान सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा यानी इसरो द्वारा जो है राष्ट्रीय चंद्रयान मिशन टास्क फोर्स गठित किया गया। यानी इसरो द्वारा जो है वो राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स गठित किया गया। अग्रणीय भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों के टास्क फोर्स ने चंद्रमा के लिए भारतीय मिशन की व्यवहार्यता पर चर्चाएं की एवं आकलन प्रदान किया और साथ ही इस तरह के मिशन के संभावित विन्यास पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट, इसके बाद भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव को यानी चंद्रयान 1 को मंजूरी दे दी। यानी चंद्रयान 1 को जो मंजूरी दी गई थी वो नवंबर 2003 में। नेक्स्ट हमारा है, चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा के दृश्य क्षेत्र का सुदूर संवेदन से उच्च विभेदन, निकट अवरक्त, निम्न ऊर्जा एक्सरे और उच्च ऊर्जा एक्सरे क्षेत्रों में
प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य खनिज एवं रासायनिक तत्वों के वितरण के लिए पूरे चंद्रमा की सतह के रासायनिक और खनिज का मानचित्रण, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, लोहा और टाइटेनियम तथा उच्च परमाणु संख्या तत्वों के साथ रेडॉन, यूरेनियम एवं थोरियम का उच्च स्थानिक विभेदन आयोजन करना था। यानी चंद्रयान मिशन 1 का जो उद्देश्य था वो था हमारा, चंद्रयान मिशन ने चंद्रमा के दृश्य क्षेत्र को सुदूर संवेदन से उच्च विभेदन, निकट अवरक्त यानी एनआरआई, निम्न ऊर्जा एक्सरे और उच्च ऊर्जा एक्सरे क्षेत्रों में प्रदर्शन किया था। इसका उद्देश्य जो था वो रासायनिक तत्वों के वितरण के लिए पूरे चंद्रमा की सतह के रासायनिक और खनिज का मानचित्रण करना। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 1 का प्रमोशन जो है 22 अक्टूबर 2008 को PSLV 11 के ऑनबोर्ड में किया गया था, जो इसरो के PSLV का एक्सेल रूपांतरण है। बाद में PSLV 11 का उपयोग जो है 2003 में मंगल कक्षित्र यान के प्रमोशन के लिए उपयोग किया गया। मिशन के लक्ष्य के रूप में विज्ञान, पोलोड, चंद्रयान और प्रमोशन यान उपयुक्त भू समर्थन प्रणाली के साथ डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन का निर्माण किया गया, जो भविष्य के अन्वेषणों हेतु जैसे मंगल कक्षित्र मिशन के लिए मददगार थे। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के अंतर्गत जो है चंद्रयान 2 भारतीय चंद्र मिशन है, जिसके तहत जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने का प्रयास किया गया, जहां अभी तक किसी देश ने प्रयास नहीं किया था। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा के प्रति जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना जिससे भारत के साथ पूरी मानवता को लाभ मिले। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक उद्देश्य जो थे वो था चंद्रमा पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौरमंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारी दे सकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। चंद्रमा पानी के साक्ष्य को चंद्रयान 1 ने खोजा था। चंद्रमा पर जो है पानी के साक्ष्य को जो है वो चंद्रयान 1 ने खोजा था, परंतु चंद्रयान 2 से यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो है विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना है। चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे क्रेटर्स में प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है चंद्रयान 2 का, चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का उपयोग किया गया था। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का उपयोग किया गया था, जिससे दो गड्ढों मंजिनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच वाले मैदान में लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने का प्रयास किया गया, जो आंशिक रूप से असफल रहा। नोट, चंद्रयान 2 पहला अंतरिक्ष मिशन है जिससे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर लैंडिंग कराने का प्रयास किया गया। दूसरा, यह पहला भारतीय अभियान था जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के विषय में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, भारत चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन गया। पांचवा पॉइंट जो है वो 18 सितंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कृष्णवीवर या ब्लैक होल किसे कहते हैं। कृष्णवीवर या ब्लैक होल एक घनीभूत जगह है
जिससे कुछ भी बाहर निकल कर नहीं जा सकता। यानी ब्लैक होल एक ऐसी घनीभूत जगह है जिससे होकर कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, चाहे वह प्रकाश ही क्यों ना हो। ब्लैक होल के आसपास प्रभा मंडल होता है, यानी ब्लैक होल जहाँ पे होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो प्रभा मंडल होता है, जिसमें गर्म गैसों का उत्सर्जन होता है। और प्रभा मंडल में जो है वो गर्म गैसों का उत्सर्जन होता है, जो इवेंट होराइजन के इर्द गिर्द मजबूत गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घूमता है। 10 अप्रैल 1919 को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह ने पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मेसियन 87 नामक मंदाकिनी या आकाशगंगा के केंद्र में जो है कृष्ण वीवर या ब्लैक होल की खोज की। तारों के बीच के स्थान में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों जैसे अवशेषित कणों के होने से ब्लैक होल का सदृश वो धुंधला हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है, ब्लैक होल पृथ्वी के 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर और सूर्य से 6.5 अरब गुने द्रव्यमान का है। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल जो है ऐसा खगोलीय पिंड है, यानी सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जो है वो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी प्रतिबिंबित या उत्सर्जित नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल 4 प्रकार के हो सकते हैं। ब्लैक होल यानी 4 प्रकार के होते हैं। एक स्टेलर मास, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा सुपरमैसिव और चौथा मिनिएचर। ये ब्लैक होल के 4 प्रकार हैं। फर्स्ट स्टेलर मास, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा सुपरमैसिव, चौथा मिनिएचर। ब्लैक होल के निर्माण, तो ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ब्लैक होल तारे की मृत्यु के बाद की अवस्था हो सकती है। ब्लैक होल जो है वो तारे की मृत्यु के बाद की अवस्था हो सकती है। तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन के कारण चमकते हैं। जो तारे हैं ये अपने केंद्र में हाइड्रोजन के हीलियम से संलयन के कारण जो है ये चमकता है। जब तक तारा जीवित रहता है, परमाणु संलयन की प्रक्रिया निरंतर बाहरी दबाव बनाती है, जिससे तारा अपने द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण के भीतरी खिंचाव को संतुलित रखता है। ब्लैक होल की संरचना की गणना जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सामान्य सिद्धांत द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, तारों में चमक 2 स्थायी बलों के संतुलन से दिखाई देती है। यानी जो तारों में चमक होती है ये 2 अस्थायी बलों के संतुलन से दिखाई पड़ती है। पहला जो होता है तारे के पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण और जो उसे संकुचित करने का प्रयास करता है, और दूसरा तारे के केंद्र से बाहर निकलने वाला विकिरण जो उसे फैलाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं। अधिकांश तारों में गैसों का फैलाव बढ़ता है और उनका केंद्रीय द्रव्यमान यानी आंतरिक थर्मोन्यूक्लियर ईंधन जो है वो नष्ट या समाप्त हो जाता है। इस प्रकार तारकीय केंद्र अस्थिर हो जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण स्वतः भीतर की ओर ढह जाता है और तारे की बाहरी परतें जो है वो उड़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर वाले तारे ठंडे होकर श्वेत बामन तारे बन जाते हैं, लेकिन इन ज्वलंत पिंडों में अति विशाल पिंड जो होते हैं, जो हमारे सूर्य से कई गुना अधिक द्रव्यमान वाले हो सकते हैं, की मृत्यु पर एक तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट के कारण जो है पदार्थ जो है वो अंतरिक्ष में बिखर जाता है और एक अति सघन तारकीय केंद्र यानी कोर जो है वो छूट जाता है।
जो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। नेक्स्ट जो है न्यूट्रॉन तारा का सघन होता है। न्यूट्रॉन तारा वो जो है सघन होता है। एक सुपरनोवा विस्फोट के तारकीय अवशेषों में न्यूट्रॉन तारों में गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए कोई बल नहीं बचता है, इसीलिए तारकीय केंद्र को स्वयं में सिकुड़ना जारी रहता है। इस प्रकार एक और अति गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड का निर्माण होता है, जहां से प्रकाश की किरण जो है वो बाहर नहीं निकल सकती है। इस स्थिति को तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो आकाश गंगा के केंद्र में धनु राष्ट्र की दिशा में सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सेजिटेरियस ए स्टार के नाम से जाना जाता है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसका आकार लगभग 6 करोड़ किलोमीटर का है। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक होल के निर्माण से संबंधित सिद्धांत, यानी ब्लैक होल के निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश भारत के लाहौर में 1910 को जन्मे सुब्रमण्यन चंद्रशेखर 20वीं सदी के महत्वपूर्ण खगोल भौतिकविदी थे, जिन्होंने खगोल विज्ञान के साथ भौतिकी के अध्ययन को जोड़ने की शुरुआत की। चंद्रशेखर ने साबित किया कि श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की एक ऊपरी सीमा होती है। इस सीमा को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रा सीमा के रूप में जाना जाता है। चंद्रा सीमा द्वारा दर्शाया जाता है कि तारे सूर्य से अधिक सघन द्रव्यमान के होते हैं, उनकी मृत्यु पर विस्फोट होता है और ब्लैक होल बनता है। तारों की मृत्यु के दौरान गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश का बाहर आना रुक जाता है। इससे पूर्व की अवस्था इवेंट होराइजन कहलाती है। इवेंट होराइजन जो है वो ब्लैक होल के चारों ओर एक काल्पनिक खोल होती है, जिसके आगे कोई भी प्रकाश या अन्य विकिरण नहीं बच सकता है और कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ द रिटर्न के रूप में जाना जाता है। जो इवेंट होराइजन होता है उसको जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना में दुनिया भर में जिन 8 रेडियो टेलीस्कोपों वेधशालाओं का नेटवर्क बनाया गया है उसमें शामिल थे। यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना में दुनिया भर में 8 टेलीस्कोप वेधशालाओं का एक नेटवर्क बनाया गया है। उनमें शामिल हैं आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे। फर्स्ट है आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे। दूसरा है चिली में आटाकामा पथफाइंडर एक्सपेरिमेंट। तीसरा है चिली इंस्टीट्यूट डी रेडियोस्ट्रोनॉमी मिलीमेट्रिक। उसके बाद है हमारा स्पेन लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप। नेक्स्ट है मैक्सिको सब मिलीमीटर टेलीस्कोप। नेक्स्ट है एरिजोना जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप। नेक्स्ट है हवाई में सब मिलीमीटर एरे हवाई और साउथ पोल टेलीस्कोप अंटार्कटिका में जो है। नेक्स्ट हमारा है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल भौतिकविद किप थोरन को ब्लैक होल के टकराव से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए वर्ष 2017 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल भौतिकविद किप थोरन को जो है वो ब्लैक होल के टकराव से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए 2017 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा
निर्धारित की जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा समान अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा विषुवतीय रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समांतर होती है। अक्षांश रेखा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्रमशः आर्कटिक वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक अक्षांश के बीच की दूरी वो है लगभग 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी अधिक होती जाती है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच से पूर्व या पश्चिम से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि ध्रुवों से होकर गुजरती है देशांतर रेखा कहलाती है। यह पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर की होती है, जो ध्रुवों की ओर घटकर शून्य हो जाती है। यानी सबसे अधिक जो है देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो भूमध्य रेखा के पास में होती है। नेक्स्ट जो है हमारा, चूंकि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, इस प्रकार 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः पूर्व का समय आगे एवं पश्चिम का समय पीछे रहता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो 1 दिन कम हो जाता है, एवं जब पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकलित समय स्थानीय समय कहलाता है एवं किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के अनुसार लिया गया समय उस देश का प्रमाणिक समय कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में स्थित दोनों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, जबकि इन दोनों स्थानों का प्रमाणिक समय एक ही है। भारत का प्रमाणिक समय जो है वो पूर्व देशांतर इलाहाबाद से लिया गया है। सामान्यतः प्रत्येक देश की एक प्रमाणिक समय देशांतर रेखा होती है, परंतु यूएसए एवं रूस जैसे अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में क्रमशः 9 एवं 11 प्रमाणिक समय जोन है। यानी यूएसए में 9 प्रमाणिक समय जोन है और रूस में 11 प्रमाणिक जोन है। नेक्स्ट हमारा है, अक्षांश समांतरों तथा देशांतर ये यामोत्तरों की तुलना। क्रम संख्या अक्षांश समांतर और देशांतर। अक्षांश जो है विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है
जिसे डिग्री में मापा जाता है, और देशांतर जो है वह देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। दूसरा पॉइंट जो है, सभी अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त के समांतर हैं। जितने अक्षांश हैं वो सभी विषुवत वृत्त के समांतर पाए जाते हैं, और देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। तीसरा जो अंतर है वो ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, जबकि सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। जो देशांतर हैं ये सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। चौथा जो डिफरेंट है, दो अक्षांश के बीच की दूरी जो है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, जबकि यामोत्तर यानी देशांतरों की बीच की दूरी जो है वो विषुवत वृत्त पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है पांचवा डिफरेंट, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है, और देशांतर 360 के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं, जो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों की ओर 180 डिग्री बटे हुए होते हैं। नेक्स्ट छठा डिफरेंट जो है वो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अधिकांश का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है। जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग जो है वो तापमंडलों के निर्धारण में होता है, जैसे 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण उष्णकटिबंधीय, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंधीय तथा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंधीय। और देशांतरों का उपयोग जो हो यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय तिथ रेखा की विशेषताएं। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया अलास्का को अलग अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ गई है। दूसरा जो है बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। तीसरा, फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ गई है। फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो के चैप्टर थे जो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है हमारा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी भूआकृत विज्ञान के अंतर्गत जो भी चैप्टर हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।